हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिनके जो भी पेपर है उनका प्रिपरेशन आप सभी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनोग्राफर का, तो आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो है एमपी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर। ठीक है। ये जो पेपर है ये 22 फ़रवरी 2022 को हुआ था। ये टोटल 3 शिफ्ट में है, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो उसका शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे। अब क्यों स्टेनोग्राफर का ये पेपर डिस्कशन हमारे लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है एमपी में वो यही वाला था जो 2022 में हुआ था। तो इसके अंदर हम जीके, क्वांट, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। चांसेस है जो एमपी व्यापम में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो एमपी व्यापम स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था। तब से पैटर्न में अभी तक टाइप ऑफ लेवल, क्वेश्चन के लेवल में, टाइप ऑफ क्वेश्चन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो जो 2022 का ये लेटेस्ट पेपर है ये हम पूरा यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी अगर चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके लिए यूज़फुल हो। इसके पहले जैसे कि एमपी पटवारी के भी हम पेपर का डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। और एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने के भी चांसेस है, तो वो भी हम पूरे पेपर उसके जो 2022 में हुए थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस पेपर में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, जीके से ये सेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जीके का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर, हाँ, वो ये है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है। आपने एमपी जी के अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है जहाज महल जो है, जहाज महल हमारा मांडू में स्थित है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मांडू किस जिले में आता है। तो यार ये बेसिकली क्या होता है, इंदौर के पास में है, तो काफ़ी लोग इसको इंदौर मार्क कर देते हैं, लेकिन इंदौर जो है इसका करेक्ट जिला नहीं है, ये धार जिले में आता है। तो धार जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। तो माधव भी है, सतपुड़ा भी है, पेंच भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे यहाँ नहीं है, ये यूपी में है। तो ये यूपी में है, तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजकीय पक्षी आप सभी को पता है दूधराज, जिसका साइंटिफिक नेम पैराडाइज फ्लाई कैचर होता है। दूधराज जो है हमारा राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु की बात करें, आप सभी को पता है बारहसिंगा जो है हमारा राजकीय पशु है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मानधाता मेला का संबंध किस प्रदेश के किस जिले से है। अब यार इस क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाया गया है। तो जो मानधाता है ये तो पुराना नाम है एक जिले का, जिसका अभी नाम ओंकारेश्वर है। आप सभी को पता होगा ओंकारेश्वर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की खंडवा जिले में स्थित है। तो मानधाता मेला जो है खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, तो खंडवा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि 1984 की, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये हमारे मध्य प्रदेश के काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। एज इट इज पटवारी में भी ये आए थे और लगातारली ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप सभी को याद रखना है अच्छे से। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो समानता का अधिकार है हमारे पास, धर्म की स्वतंत्रता का है, पूरे देश में घूमने का, संपत्ति का जो अधिकार था इसे बाद में हटा दिया गया था, तो ये अब इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 जो है यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सार्क में कितने देश सम्मिलित है। तो यार सार्क में सम्मिलित देशों की संख्या अब 8 हो चुकी है, तो यहाँ पर 8 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, येन किस देश की मुद्रा। आप सभी को पता है जापान की मुद्रा येन। ठीक है। तो येन जो है यहाँ पे जापान की मुद्रा है, येन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टोडा का क्षेत्र किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? आप सभी को पता है अंडमान निकोबार का नहीं है, असम का तो नहीं है। यहाँ पर जो भी हमारी असम की मिजोरम, खासी इस टाइप की जनजातियां वहाँ पे पाई जाती है। तो जो नीलगिरी है, टोडा जनजाति का प्रमुख क्षेत्र नीलगिरी तमिलनाडु है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर है? आप सभी को पता है मणिपुर में लोकटक झील है, काफी प्रसिद्ध झील है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? जो शुक्र है, सभी को पता है सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे सूरज का प्रकाश पड़ता है और इस प्रकाश के कारण और ज्यादा चमकीला दिखता है। तो जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड का जो है यहाँ पे राई नृत्य बुंदेलखंड का आता है। निमाड़ का आपको गणगौर जो है वो निमाड़ से संबंधित है, तो राई जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2021 का करंट अफेयर आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, और 2022 का करंट अफेयर जून तक या मई तक, तो एटलीस्ट मई तक तो आपको अच्छे से पढ़ना है। 2023 का करंट अफेयर भी इसी में से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया ओपन से सीधे सीधे पूछ दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप किसने जीता था? तो न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर ये जीता था। ठीक है। आगे चलेंगे हम। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में मिश्रित निशानेबाज में 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? सबसे पहले ध्यान रखना पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। ठीक है। तो मनीष नरवाल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे इसके हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? जो बिंदुसार है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित्र घात, जिसे हम शत्रु विनाशक भी कहते हैं, उस नाम से बिंदुसार जाना जाता था। ठीक है। तो ये यहाँ पर बिंदुसार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी ये हर्यक वंश से संबंधित था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिसे हम बाद में अशोक आए, ठीक है, इसको नंद वंश आया। ठीक है। ये सब यहाँ पर इससे आगे संबंधित रहेंगे। आगे चलेंगे हम। भारत परिषद अधिनियम 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम क्या था? तो यार ये सबसे पहले तो 1919 में ये जो आया है, इसको लेकर 1909 में ये आया है, इसको लेकर इतना विरोध क्यों किया गया? ठीक है। तो इसने क्या कहा था? पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने की बात की थी। मतलब यार जो हिंदू एरिया होगा उसमें केवल हिंदू उम्मीदवार होगा और वो केवल हिंदू को वोट दे सकते हैं। सेम मुस्लिम एरिया में भी ऐसे ही होगा। तो जो पृथक निर्वाचन आयोग था, इसके विरोध में इन लोगों ने विरोध किया था इसका। इसी के उपलक्ष्य में पार्लियामेंटो सुधार जो आया था, इसका काफी विरोध किया गया था। ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में ये प्रथम लड़ाई थी। इसके बाद 1556 में अकबर और हेमू के बीच अकबर और हेमू के बीच जो लड़ाई गई थी वो दूसरी थी। ठीक है। फिर बाबर और मेरिंदा के बीच ये तो दूसरी लड़ाई थी। ठीक है। तो ये तीनों जो कंफ्यूजिंग है, आपको सीक्वेंस अच्छे से इसमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि है? तो यार ऐसा था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये यहाँ पर हमारी प्रवर्तन तिथि थी। संविधान बन तो गया था लेकिन इसको लागू इस दिन हमने किया था। आगे चलेंगे। चूलिया जलप्रपात आप सभी को पता है यार, ये जो है चंबल रिवर पे है। ठीक है। चूलिया जलप्रपात आप च से संबंध करके इसको याद रख सकते। ठीक है। आगे चलेंगे। कौन सा संगीत के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है। बेगम असगरी बाई का आपने नाम सुना है, अलाउद्दीन खां का भी नाम सुना है, जो हमारे शहनाई बजाते थे। चक्रधर सिंह का भी नाम सुना है। अमृता शेरगिल जो है ये इससे संबंधित नहीं है, ये लेखक है। तो ये जो है यहाँ पर एक डिफरेंट है इन चारों में से, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा को उत्खननकर्ता डॉक्टर दयाराम साहनी थे। ठीक है। हड़प्पा को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर दयाराम साहनी जी जो है इनके यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएंगे। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो का पूछता है तो आर.डी. बनर्जी यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आता है प्रारूप समिति, आपको जहां भी दिखता है प्रारूप समिति, तो आपको सीधे सीधे आंसर लगाना है, जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में धन निकासी का सिद्धांत किसने पेश किया? तो दादा भाई नौरोजी जो है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर धन निकासी का सिद्धांत पेश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है? ग्रामीण कृषि तथा राष्ट्र विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, ग्रामीण कृषि तथा विकास बैंक, ये दोनों, अर्थात इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भावांतर योजना, आप सभी को पता है कृषि से रिलेटेड थी, किसानों से, तो कृषि जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तपेदिक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सीधे सीधे हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हैं, तो जो फेफड़ा है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं दूध की शुद्धता के लिए, बैरोमीटर का यूज करते हैं दाब मापने के लिए, क्रायोमीटर का आई थिंक टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, एनीमोमीटर का वायु की जो गति या वेग है उसके लिए यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 11वां 12वां जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, यहाँ से जो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के थे। अब देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर एलआर में और क्वांट में देखने को मिले थे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमें कि कंपनी एक्स में मिस्टर ए का वर्तमान का निवेश केवल एक जुआ है। धारणा, मिस्टर ए जो अपने निवेश पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, मिस्टर ए अपने निवेश से लाभ उठा सकता है। अब इसमें क्या है कि कोई भी हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यार ऐसा होगा कि या तो वो जुए में जीतेगा तो उसको हानि नहीं होगी, अगर उसको हानि होगी तो फिर वो लाभ नहीं उठा पाएगा। तो दोनों जो स्टेटमेंट है एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है, तो एक साथ तो दोनों सही नहीं होंगे और दोनों गलत भी नहीं होंगे, तो या तो कोई पहला सही होगा या तो दूसरा। ठीक है, तो ये जो इसका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सेम क्वेश्चन ऐसा है, आप ट्राई करिएगा इसको करने का। ठीक है, इस टाइप का लॉजिकल थिंकिंग से इसको करने का ट्राई कीजिए। अगला जो है हम यहाँ पर चलते हैं। अब देखो ये क्या बोलता है कि पजल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य, 2 विवाहित जोड़े। ठीक है, क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है। अब इसको आप करने का तरीका ऐसा है कि इसको देखो, ऐसा मान लो क्यू ले लिया, क्यू ले लो। ठीक है, क्यू को मैं बोल देता हूँ डॉक्टर है। ठीक है, क्यू जो है डॉक्टर है, प्लस मैं मेल के लिए दर्शाता हूं और टी का पिता है। ठीक है, टी का पिता है। यू आर के दादाजी है। ठीक है, और एक ठेकेदार है। टी की दादी एस है, तो टी की यहाँ पर पिताजी रहे होंगे, यहाँ उनकी माताजी रही होगी, किसकी? क्यू की। ठीक है, एस जो है यहाँ पर इनकी दादी हो जाती है, किसकी? टी की। टी एस की दादी है और एक गृहिणी है, गृहिणी। टी की दादी एस है, ये है गृहिणी। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। ठीक है, अब देखो यू आर के दादाजी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आर भी एक क्यू का बेटा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? यू आर के दादाजी, तो यू जो है यहाँ पर क्यू के पिताजी होंगे, ये हो जाते हैं ठेकेदार। ठीक है, ये हो जाते हैं ठेकेदार। अब ये क्या बोल रहा है? एक डॉक्टर, तो अगर क्यू डॉक्टर होता है तो जो इनकी वाइफ होगी, इनकी वाइफ जो होगी वो होगी नर्स। ठीक है, और ये जो 2 है हमारे, ये 2 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, यू हो गया, एस हो गया, क्यू हो गया, टी आर हो गया। कौन बचा? पी। जो पी हो जाएगा वो क्यू की वाइफ हो जाएगी। देखो यार 2 पेयर बन गए। अब आंसर लगा देते हैं, पी का पति कौन है? पी का पति क्यों इजीली दिख रहा है, तो ये क्यों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी की बहन कौन है? टी की बहन कौन है? आर। आर ही तो हो सकती है, तो आर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पी का पेशा पूछ रहा है, पी का पेशा क्या था? नर्स। नर्स जो है यहाँ पे थर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 2 विवाहित जोड़ा है? यूएस और क्यूपी।
यूएस और क्यूपी हमारे दो विवाहित जोड़े हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सदस्य निश्चित रूप से पुरुष को दर्शाता है? तो जो यू होगा और क्यू होगा वो निश्चित रूप से जो है पुरुष को दर्शाएगा। तो यू और क्यू जो है यहाँ पर डेफिनेटली हमारे सीधे सीधे का करेक्ट आंसर हो जाए। उसने निश्चित बोला है क्योंकि टी और आर के जेंडर डिफाइंड नहीं है, इसलिए निश्चित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सामान्य से विशिष्ट की ओर आपको क्या करना है? जमाना है। तो यार जो हमारा इसको जमा लेना बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखो पशु से स्टार्ट होगा, फिर देख लेना आप, इजी है, एक बार ट्राई करना। निम्नलिखित में इसके स्थान पर कौन सा प्रश्न चिन्ह आएगा? तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले डिवाइड होगा, इसके बाद इनका इनटू होगा। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखना आप, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मिस्टर श्रीवास्तव की आय मैं मान लेता हूँ 100 है। ठीक है, इसका वो 20% किराए पे दे रहे हैं, कितना बचा? 80। 80 का 70 कितना हो जाता है? 80 का 70 56। ठीक है, 56 वो किस पे खर्च कर रहे हैं? घरेलू। और कितना बचता है? 24। तो 24 किसके बराबर हो जाएगा मेरा? 1800 के बराबर हो जाएगा। तो मेरी एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 3 24, 4 7 28, 4 पंजे 20, 0। और मेरी एक यूनिट किसकी? 100। तो जो मेरा यहाँ पर 7500 है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी मासिक आय जो है यहाँ पे 7500 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। आगे चलते हैं। राम और श्याम मिलकर एक टंकी में पानी भरते। राम प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर। अब ये देखो, ये 3 मिनट में कितना भरता है? 4 लीटर। जबकि श्याम 4 मिनट में कितना भरता है? 3 लीटर। ठीक है, अब क्या करो ना, इसको इक्वल कर लो। ठीक है, इसको इक्वल कर लो। जैसे यहाँ 3 है तो इसमें 3 का इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा? टोटल 12 लीटर। तो 12 लीटर भरने में इसको कितने लगे? 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट लगे। और इसको लगे 16 मिनट 12 लीटर भरने में। अब जब इनको टोटल, इनको 1 मिनट में कितना लगा? 1 लीटर भरने में कितना लगा? 1 लीटर भरने में 1/9 प्लस 1/16, तो इसको 100 भरने में कितना लगेगा? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जा। ठीक है, तो ये घड़ी वाला क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करना, कुछ इश्यू है तो देखते हैं। इसका मैं बता दूं करने का तरीका क्या होता है। जो इफिशियंसी जो होती है ना हमारी, इफिशियंसी जो होती है हमारी, ये होती है टोटल वर्क अपॉन डेज। ठीक है, ये होती है हमारी इफिशियंसी। तो देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है? 2 पुरुष 2 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं। तो इसका मैं ऐसा करूंगा, 3 मेल प्लस 2 बॉयज एक काम को 10 दिन में करते हैं। अगर 2 मेल और 3 बॉयज इस काम को 8 दिन में करते, तो यार यहाँ पर जो है इनकी इफिशियंसी निकाल लेना। इफिशियंसी निकाल के इनको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आई होप ये वाला आपका हो जाएगा। इसको एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यार, ये सीधे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से हो जाएगा। एक बार इसको ट्राई करना, ये आपको इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक समूह में 10 सदस्यों की आयु का आयु 21 वर्ष है, तो टोटल आयु इनकी हो जाएगी 210 वर्ष। एक सदस्य के समूह से अलग होने पर आयु 2 माह कम हो जाती है। तो एक काम करो, ठीक है, एक काम करते हैं, इस आयु को मैं 21 वर्ष को मैं महीने में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो हो जाएगा मेरा महीना हो जाएगा। इसमें मैं 10 का इंटू कर दूंगा तो मुझे टोटल मंथ वाइज आयु पता चल जाएगी। अब एक सदस्य के कम होने पे औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती। अब 9 सदस्यों की आयु, औसत आयु पहले कितनी थी? इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 2 माह कम हो जाएगी। बचे कितने सदस्य? 9 सदस्य। अब इनकी आयु 2 माह कम हो रही है, तो इसका जो टोटल आएगा ना, इसमें से हम 2 माह कम कर देंगे और उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं।
प्रकाश ने एक टेबल को 10% की हानि पे बेचा, यदि उसने 675 रुपये अधिक से बेचा होता तो उसे 5% लाभ। अब देखो, इसको करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि मैं मान लेता हूँ इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100। अब इसने इसको कितने पे भेजा, हानि पे 10%, तो 9 हो गया 90। अगर उसको 5% ही अधिक से बेचता तो इसको कितना लाभ होता, 5%। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लो कितना है, 15 का। ये 15 यूनिट किसके इक्वल हो जाता है, सीधे सीधे 675। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, एक यूनिट मेरा हो जाएगा 45। यहाँ 100 यूनिट था, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर टोटल मुझे इसका कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा, 4500। याद रखना, इसने पहला ही ऑप्शन 4500 दिया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। अब वो इतने में बेचता उसे तब होता ना, लेकिन उसने इसको कम में बेच दिया, मतलब उसने इसको 10% हानि पे बेचा। तो जो 4500 मेरा कॉस्ट प्राइस, इसका 90% आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है कॉस्ट प्राइस, और उसने पहला ही ऑप्शन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका आप सभी को पता है। इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 इसका टोटल एलसीएम हो जाएगा। मुझे पी की इफिशियंसी पता चल जाएगी, इफिशियंसी टोटल वर्क अपॉन डेज मैंने बताया था, तो पी की इफिशियंसी हो जाएगी 12 पंजे 60, क्यू की इफिशियंसी हो जाएगी 15 या 45, 15 चौक 60, साथ ही मेरा आर का इफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पे 20 या 60। तो टोटल इफिशियंसी आ जाएगी, उन्होंने 7 कार्य किया, आर कार्य 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो यार इन्होंने 2 दिन तक तो सबने साथ में काम किया। टोटल इफिशियंसी कितने हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 यूनिट तो काम कर चुके हैं। ठीक है, अब कितना यूनिट बचा, 60 में से मैं 24 को घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 36 यूनिट काम बचा। अब कौन चला गया, आर तो चला गया, 36 यूनिट काम ये दोनों करेंगे। 9, 5 और 4 9, टोटल इफिशियंसी 9, 9 चौक 36, बचा हुआ काम ये कितनी देर में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में बचा हुआ जो काम है ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये यहाँ पर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप कर लेना। धारा वाला क्वेश्चन बता देता हूं, अगर वो धारा की दिशा में चलता है तो धारा की दिशा में क्या होगा, उसको एफर्ट नहीं लगेगा। धारा की दिशा में दोनों स्पीड जो है वो जुड़ेगी। अगर विपरीत दिशा में चलता है तो उसको एफर्ट लगता है विपरीत दिशा में ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा हिंदी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक इसका करेक्ट आंसर है। मानव से विशेषण शब्द बनेगा, मानवीय जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार हिंदी आप देख लेना, उत्कृष्ट का विलोम जो है निकृष्ट होता है, संधि। ठीक है, तो अगर मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि, संधि हो जाएगा, संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, मुहावरे हो गया, इसके बाद हमारा वन वर्ड हो गया हिंदी में जो आते हैं। फिर अपने को इरर वाले क्वेश्चन जो आते हैं, अशुद्ध वाक्य वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम इंग्लिश पे चलेंगे। इंग्लिश में चूज द विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग वर्ड कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट क्या होता है, सबको जोड़ना, एक करना। तो जो यूनाइट है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है इंस्पायर, किसी को हम इंस्पायर करते हैं तो क्या करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। इनकरेज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिविल मतलब क्या करते हैं, हमारा रिवाइव, मतलब इसको बोलते हैं ना, ये हमारा रिवाइवल है, ये हमारा रिवाइल है, हमारा दुश्मन है, कॉम्पिटिटर है। तो कॉम्पिटिटर जो है यहाँ पे, विरोधी जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पूछ रहे हैं कंपेटेंस, तो ये जो है हमारा होता है एबिलिटी, किसी चीज को करने की हमारी एबिलिटी कितनी होती है उसको हम कंपेटेंस कहते हैं। तो ये एबिलिटी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंगफुल वर्ड प्रिस्टीन। प्रिस्टीन जो है हमारा क्या होता है कि ओरिजिनल जो उस चीज का वास्तविक शेप होता है वो होता है ओरिजिनल। तो ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड करना, असिस्टेंट करना होता है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। एम्बिग्यूअस मतलब यार जो क्लियर नहीं है। ठीक है, एम्बिग्यूअस मतलब होता है अनिश्चित, तो उसका अपोजिट यहाँ पूछा है, ध्यान से देखना, अपोजिट पूछा है। तो क्लियर जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यूएबल मतलब जिसका कोई मूल्य है, इसका अपोजिट हो जाएगा वर्थलेस, जिसका कोई मूल्य नहीं। रिवॉर्ड, इनाम का क्या हो जाएगा, पेनाल्टी। पेनाल्टी जो है यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा।
डीम का मतलब होता है यार, इसका बत्ती डीम हो गई, अपन बोलते हैं ना, मतलब कम हो गई। और ब्राइट जो हो जाएगा मतलब बढ़ गई। ये हम लाइट से रिलेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल जो है मतलब इसका खुद का एक कृत्रिम दिमाग है, इसने खुद ने बिल्ट किया है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। जैसे आपको पता है एआई अभी हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और जो नेचुरल है, नेचुरल जो है वो हमारा इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्कैटर्ड का मतलब बिखराना। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पोयम रिटन इन द डेट समवन हु, या इसको यहाँ पर हम बोलते हैं इलगी। वो जो कब्र पे लिखा होता है ना, कब्र पे हम बोलते हैं कुछ पोयम लिखी रहती हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो एलिगी यहाँ पर होता है। टू ब्लो, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यार मतलब इसका मतलब होता है कि कभी वो करता है कभी नहीं करता, तो टू बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसका डायरेक्ट मीनिंग है। टू पुश समबडी टू द वॉल, मतलब यार किसी को हटा देना, बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट सा कर देना। तो ये जो है टू फेस समबडी इनटू पोजीशन वेयर दे आर ओनली नो चॉइस टू मार्क, मतलब कुछ है ही नहीं उसके पास, रास्ता ही नहीं है। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिल द अप्रोप्रिएट वर्ड हैव यू एवर। अब देखो इन्होंने पूछा है कि हैव यू, सबसे पहले तो हमें इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसने क्या करा है, हैव सीधे सीधे यूज कर लिया। अब हमको पता है हैव के साथ वर्ब की मेरी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो हैव यू एवर सीन, सीन जो है हमारी थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब ये देखो हैव यू एवर हैव सीन, डबल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये जो है यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल द अप्रोप्रिएट वर्ड, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड कैंसर। अब देखो ही डाइड बाय कैंसर, वो कैंसर के साथ मर गया। ठीक है, बाय कैंसर से मरा। ऐसे जो भी होते हैं ना, इसमें हम क्या यूज करते हैं, वो कैंसर के साथ नहीं मरा, वो कैंसर के द्वारा नहीं मरा, वो कैंसर से मरा। तो ऑफ जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव मेड अ रफ, आई हैव मेड अ रफ डैश ऑफ द रिपोर्ट। रफ ड्रॉ जमीनी रहा, ड्राफ्ट पॉसिबल है, ड्रॉट नहीं नहीं। तो जो ड्राफ्ट है, मैंने एक रफ ड्राफ्ट बनाया रिपोर्ट का, ड्राफ्ट जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिल द अप्रोप्रिएट वर्ड, द सेलिब्रेशन वेंट ऑफ वेरी वेल। ठीक है, तो यार ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो एक बार जल्दी से कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। टेक्स्ट स्टाइल फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज वर्ड आर्ट। आप सभी को पता है वर्ड आर्ट होता है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन एमएस वर्ड व्हाट डज रूलर हेल्प, रूलर किस चीज का यहाँ पर हेल्प करता है, रूलर की सहायता से हम सेट टेबल कर सकते हैं, इंडेंट्स कर सकते हैं, पेज मार्जिन भी सही कर सकते हैं, तो ये सभी करता है। तो ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड पेंटिंग इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप सभी को पता है वर्ड प्रोसेसिंग में हम ये सब करते हैं, ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टेट। आप सभी को पता है यार स्प्रेडशीट जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इसका स्प्रेडशीट हो जाएगा। विच कॉलम विल यू चूज टू कन्वर्ट कॉलम डाटा इनटू रो। आप सभी को पता है पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इससे हम रो को कॉलम में कर सकते हैं। एमएससी एड्रेस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 48 बिट होता है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ये पूछता है कि कितने बिट इसका साइज होता है, क्या होता है, ये एक बार आप अच्छे से देख लेना। ICMP इज यूज्ड इन, पिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल एंड डायरेक्टरीज कॉमनली यूज, क्या करते हैं हम, ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन इन लिनक्स एंड यूज टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फाइल, WC जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी को पता है इमेज हम इसमें क्या करते हैं, हाइपरलिंक इसको हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज रिमूव टू लिनक्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, RM यूज़ करते हैं। विच इज़ फॉलोइंग नॉट अ इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो है क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी, आउटलुक जो है नहीं है, मेल गूगल का होता है आउटलुक, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर यहाँ पर है।
फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट एप्लीकेशन डॉट एक्सएल भी होता है, डॉट पीपीटी। पीपीटी पूछ रहा है, पीपीटी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सॉरी ये डॉक फाइल से रिलेटेड है, बस पीपीटी जो है डॉट पीपीटी हम यहाँ पे लिखते हैं। प्राइमरी मेमोरी आप सभी को होता है रैम होती है। फुल नेम ऑफ डीपीआई डॉट्स पर इंच, ठीक है। आप सभी को पता है पिक्सल ही होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट हम बोलते हैं कितने पिक्सल का ये है। ये वाला आइकॉन डेस्कटॉप शॉर्टकट ऑटोमेटिकली करेक्ट एडिशन स्पेलिंग टाइपिंग स्पेलाइजेशन ग्रामर एरर ऑटो करेक्ट हम बोलते हैं, ऑटो करेक्ट हो जाता है। द हाफ बाइट इज नोन एज निबल। तो ये जो थे हमारे 100 क्वेश्चन हमने पूरे देखे हैं कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में प्रेजेंट थे। अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर की क्वेश्चन का जो हमारे स्टेनोग्राफर के पेपर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है यार। MS DOS से MS ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ पर देखने को मिले, साथ ही हमारे सॉफ्टवेयर से उसने क्वेश्चन पूछ लिए, देन मेमोरी से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मेमोरी के साथ ही उसने एक्सेल शीट से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। तो ये जो है हमारे कंप्यूटर के यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फुल फॉर्म के साथ ही शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन देखने को मिले, हालांकि इतने नहीं थे, बट फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के लिए, ये भी आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो ये था यार 2022 के पेपर के शिफ्ट 1 का पूरा एनालिसिस। हमने काफ़ी यहाँ पर डिस्कस किया किस टाइप के जीके के क्वेश्चन थे एंड क्वांट के किस क्वेश्चन को कैसा करना है। LR का हमने एक पूरा जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था सीधे सीधे आप सभी को पूरा मैंने वहाँ बना के बताया, वो डिस्कस किया, और कैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर घुमाने वाले भी देखने को मिले वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के और वीडियो लाने का भी हमें मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट जो है हम इसका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट भी देख लेंगे कि उसमें किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आए थे। साथ ही जो 2017 का भी पेपर था हम एक बार उस पर भी रफ नज़र डाल लेंगे। 17 का 15 का भी पेपर हम लोग देख लेंगे कि स्टेनोटाइपिस्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे हाई कोर्ट में किस तरह के पूछे गए थे। इसके बाद हम एक 2018 का स्टेनोग्राफर का पेपर डिस्कस कर लेंगे कि व्यापम ने 18 में किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।